एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गांधी जी के बारे में डिस्कस किया था। गांधी जी के कुछ बेसिक पॉइंट्स और उनके जो कंट्रीब्यूशन रहा है उनका टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। एक तरीके से भारत को किस तरीके से उन्होंने आजादी दिलाने की जो मुहिम में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और सोसाइटी को किस तरीके से बेटर बनाने में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये लेक्चर भी उस पार्ट का कंटिन्यूएशन रहेगा जहां पे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से और उनके कंट्रीब्यूशंस रहे इंडिया को इंडिपेंडेंट और फ्री कराने में फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये कि ये 1930 में शुरू हुआ था। ये 12 ऑफ मार्च 1930, बट 12 ऑफ मार्च 1930 ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने का बैकग्राउंड क्या है, रीजन क्या है, उससे पहले थोड़ा सा जरा हम लोग चलते हैं 1929 में। 1929 में आई होप आप लोग को क्लियर होगा, जो अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग्स यानी कि सेशंस के जो मैंने लेक्चर लिया उसको जरूर जाके देखे, जिसमें आपको ये मैं बता देता हूँ 1929 में लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो। और वहां पे 26 जनवरी 1930 एक तरीके से घोषित कर दिया जाता है कि ये हमारा एक तरीके से पूर्ण स्वराज की एक तरीके से डिमांड कर दी जाती है इन द लाहौर सेशन, है ना, जिसमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से लाहौर सेशन या एक तरीके से डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक तरीके से जन्म देता है। ये 1929 में एक तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कंप्लीट स्वराज की बात हो रही है, पूर्ण स्वराज की बात हो रही है कि सेल्फ गवर्नेंस, इसका एक अल्टीमेटम या एक तरीके से जो है डिस्कशन करके जो है ये पूरा फाइनलाइज कर दिया गया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू करने के लिए गांधी जी को चुना गया। उससे पहले, है ना, ये सिविल डिसोबीडियंस को शुरू करने से पहले एक और बात हो गई थी कि जो है गांधी जी ने उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड इरविन, उनको एक खत लिखा था, एप्लीकेशन या एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स को पॉइंट आउट किया हुआ था, जिसको मान लेने पे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, ये सिविल डिसोबीडियंस अगर देखने को हमें मिल रहा है यानी कि लॉर्ड इरविन ने उन 11 पॉइंट्स को नहीं समझा होगा या उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी, या नहीं दी क्या होगी, दी ही नहीं, एक तरीके से ऐसे समझ लिया जाए कि जो लॉर्ड इरविन उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो 11 पॉइंट्स जो गांधी जी ने रखे थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे थे कि सॉल्ट पे जो सॉल्ट टैक्स है या एक तरीके से मोनोपोली है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसको खत्म किया जाए। और कई जो है फेडरल स्ट्रक्चर्स को मतलब वो चेंज करने, जैसे कि सीआईडी में किस तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन और कई तरीके के मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की जा रही थी, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की बात की जा रही थी इन 11 डिमांड्स में, जिसको लॉर्ड इरविन ने नकार दिया, नहीं माना, जिसके रिजल्ट या एक तरीके से उसके रिजल्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया बाय गांधी जी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सॉल्ट सत्याग्रह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाता है। ये सॉल्ट सत्याग्रह, ये सॉल्ट क्यों, है ना, नमक क्यों, नमक का कानून एक तरीके से नमक ही क्यों, ये नमक इसलिए उठाया गया एक ऐसे मतलब सॉल्ट की, क्योंकि एक गांधी जी को नमक में काफी पावरफुल वेपन दिखा है। ऑब्वियस सी बात है, एक नॉन वायलेंस के तरीके से ये सॉल्ट सत्याग्रह को लीड करने वाले थे, बट नमक में एक तरीके से गांधी जी को बहुत ही पावरफुल वेपन दिखा, जिसने गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो या कोई भी कास्ट हो या कुछ भी हो, सबको यूनाइट कर दिया। क्योंकि एक ऐसा ये सॉल्ट या एक तरीके से नमक एक ऐसा पदार्थ है या एक तरीके से ऐसा सब्सटेंस है जो हर तबका का मतलब जो आदमी है वो यूज करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, ऐसी या जनरल कैटेगरी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए एक तरीके से यूनिटी बने, पूरे सोसाइटी में एक तरीके से यूनिटी का माहौल हो अगेंस्ट सॉल्ट सत्याग्रह, सॉरी इन फेवर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। इसलिए सॉल्ट को चुना गया कि सॉल्ट लॉ कानून तोड़ा जाएगा और इस तरीके से चीजें शुरू की गई थ्रू द सॉल्ट सत्याग्रह। आइए सॉल्ट सत्याग्रह समझते हैं। सॉल्ट को क्यों उठाया गया, ये एक तरीके से सॉल्ट सत्याग्रह क्यों किया गया, ये आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि सॉल्ट को क्यों लिया गया।
1882 ये सॉल्ट एक्ट, 1882 सॉल्ट एक्ट से ये जो 1882 का सॉल्ट एक्ट है इसमें ये एक कर दिया गया था। 1882 से पहले अगर हम लोग देखा जाए तो 1882 से पहले जो नमक होता था उस पे किसी भी तरीके की मोनोपोली या एकाधिकार नहीं था किसी का भी, और सब लोग एक तरीके से अपना अपना सॉल्ट एक तरीके से प्रोड्यूस करते रहते थे, है ना। बट 1882 के सॉल्ट एक्ट के तहत सॉल्ट पे एक तरीके से टैक्स का बर्डन डाल दिया गया और मोनोपोली या एकाधिकार स्थापित कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नमक का उत्पादन कर सकती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा लोगों को, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इस सॉल्ट सत्याग्रह में हम लोग को यूनिटी देखने को मिलती है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। ये जो कम्युनल जो है मतभेद तैयार कर दिए गए थे कि जो है हिंदू मुस्लिम करके जो विवाद जो ब्रिटिशर्स का ये हमेशा कर रहा है कि डिवाइड एंड रूल, एक तरीके से फूट डालो और राज करो की जो इनकी रणनीति रही है उसको एक तरीके से भारी आघात पहुंचा था बाय द सॉल्ट सत्याग्रह। क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम क्या कोई भी इंसान हो, वो एक तरीके से सॉल्ट के लिए जब लड़ाई हो रही है, बेसिक नेसेसिटी के लिए लड़ाई हो रही है, तो सब लोग हिंदू मुस्लिम सब आपस में अपने आप को भूल जाते हैं। तो जिसकी वजह से एक यूनिटी देखने को मिली हमें हिंदू और मुस्लिम्स में। ये सॉल्ट टैक्स 8.2% क्या लिखा हुआ है, ये सॉल्ट टैक्स 8.2%, ये यानी कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उससे 8.2% रेवेन्यू या राजस्व जो है जाता था किसको, ब्रिटिश एम्पायर को, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीजें को मद्देनजर रखते हुए जो है सॉल्ट सत्याग्रह एक तरीके से उठाया गया कि हिंदू मुस्लिम और जो है कई जो तबके हैं सोसाइटी के वो यूनाइट हो जाएंगे। ये जो सॉल्ट टैक्स से जो 8.2% का राजस्व जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये बंद हो जाएगा। तो जिसके वजह से सॉल्ट सत्याग्रह को एक तरीके से शुरुआत की गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। ये इसमें हुआ क्या आखिरकार, ये सॉल्ट सत्याग्रह किस तरीके से चल रहा था, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साबरमती आश्रम से लेके दांडी, है ना, ये साबरमती आश्रम, यहां से शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने अपने 78, ये लिखा हुआ है 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, इनके जो काफी अच्छे सहयोगी या एक करीबी सहयोगी रहे, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने साबरमती से चलना शुरू किया और दांडी एक कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहां ये पहुंचे। इसकी दूरी करीब करीब 240 किलोमीटर नहीं 240 माइल्स बताई जाती है, 240 मील की दूरी थी। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि 240 माइल्स या 240 मील की दूरी थी ये साबरमती आश्रम से लेके दांडी, है ना। तो इसको इन्होंने कवर किया बिटवीन 12 ऑफ मार्च, यानी कि 12 ऑफ मार्च से साबरमती आश्रम से ये जो है ये जो मार्च है ये एक तरीके से सॉल्ट सत्याग्रह जो ये शुरू होता है, और 6 ऑफ अप्रैल दांडी में जाके नमक को जो खारा पानी रहता है उसको उबाल के जो है नमक का कानून तोड़ा जाता है, सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है बाय गांधी जी। इसी कोर्स में हम लोग देखते हैं कि सरोजिनी नायडू ने ज्वाइन किया 5 ऑफ अप्रैल, यानी कि सरोजिनी नायडू एक ये विमेन से रिलेटेड अगर सॉल्ट सत्याग्रह में बात की जाए तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं की भाग्यता या एक तरीके से सदस्यता ज्यादा देखने को मिली। यहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन वाज सीन टू बी वाज मैक्सिमम इन दिस रिवॉल्ट, या एक तरीके से इस तरीके की मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सॉल्ट सत्याग्रह में महिलाओं की जो मतलब पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा देखने को मिला, जिसका एक सरोजिनी नायडू ने 5 ऑफ अप्रैल को ये सॉल्ट सत्याग्रह को ज्वाइन किया था, जिसका ये भी एक उदाहरण है, एक तरीके से एग्जांपल। इस तरीके का 2 मार्च और निकाले गए, यही सॉल्ट सत्याग्रह में जिस तरीके से एक जगह से जाके दूसरे जगह पे और अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ पहुंच के मतलब जो है नमक का कानून तोड़ने का, इस तरीके को 2 जगह और फॉलो किया गया। इन द तंजौर कोस्ट जो कि तमिलनाडु में है, और मालाबार कोस्ट जो कि केरल में है। यहाँ पे तंजौर में कौन लीड कर रहा था, सी राजगोपालचारी ये सी राजगोपालचारी लीड कर रहे थे। त्रिची से विद्रानयम, ये यहां से त्रिची से लेके विद्रानयम तक ये काफिला इनका निकला। त्रिची से 100 वॉलंटियर्स के साथ ये निकले थे और यहां तक पहुंचते पहुंचते इनको काफी सपोर्ट मिला। और सेम तरीके से जिस तरीके से गांधी जी साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक पहुंचे थे, उसी तरीके से राजगोपालचारी त्रिची से लेके विद्रानियम तक पहुंचे। और उसी तरीके से ये केलप्पन, ये भी एक बहुत नेशनलिस्ट लीडर रहे हैं। मालाबार कोस्ट यानी कि एक तरीके से केरल में ये देखने को मिलता है हमें, केरला में कि कैलिकट से पय्यान्नूर, है ना, पय्यान्नूर तक ये पहुंचते हैं और नमक के कानून को एक तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बात करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि एक तरीके से ये भी इस चीज को जाने कि
सॉल्ट सत्याग्रह एक ऐसा या एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक तरीके से ऐसा रिवॉल्ट या मूवमेंट जनरेट हो रहा था जिसको इंडियन मीडिया नहीं साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रही है, जिसका सबूत हमें इस आदमी से मिलता है। ये मैंने वेब मिलर को क्वेश्चन मार्क करके लिखा हुआ है। ये वेब मिलर कौन है? ये वेब मिलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो कि सॉल्ट सत्याग्रह और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और लगातार अपने लेख और जो है कई पत्रिकाओं से जो है इस चीजों को नोट करते चले जा रहे थे। तो कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि ये कौन पर्सन है या वेब मिलर कौन थे? तो ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ रहा करते थे और एंटायर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है, नमक का ये जो सत्याग्रह है, इसको इन्होंने कवर किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में ये जानने से पहले आप ये इधर देख लीजिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन से ये एक तरीके से कौन सा पर्सन है जिसको फ्रंटियर गांधी एक तरीके से कहा गया है। तो हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक ये भी एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस पर्सन को फ्रंटियर गांधी से संबोधित किया जाता है। तो दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविंस था वहां पे ये एक्टिव थे, जैसे कि पाकिस्तान और जो ये अफगानिस्तान का एरिया था ज्यादा, ये जो ज्यादा एक्टिव इनका एक तरीके से कहा जाए तो ये पेशावर में ज्यादा एक्टिव थे, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान एक जो है उसको लीड कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, है ना, सॉरी खुदाई खिदमतगार था। ये खुदाई खिदमतगार एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ दे रही थी, जो कि यहाँ ये जो यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, एक तरीके से मैंने यहाँ जो पॉइंट लिखा था कि गांधी जी की जो सोच थी कि सॉल्ट पे एक तरीके से हम लोग इस तरीके से किया जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम और जो हर तबका का इंसान है वो साथ देगा, तो जिसका रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। खान अब्दुल गफ्फार खान बीइंग अ मुस्लिम पर्सन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई खुदाई खिदमतगार, इसको रेड शर्ट्स और एक तरीके से ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ है यूपीएससी का, मैं आपको बता दूं, रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि लाल कुर्ती क्या था या लाल कुर्ती आंदोलन को किसने लीड किया? तो दैट वाज खान अब्दुल गफ्फार खान इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या पेशावर, एक तरीके से ऐसे ही समझ लीजिए, जो वेस्टर्न पार्ट है जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वहां पे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था अंडर रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वीर चंद्र सिंह ये गढ़वाल ये कौन है? ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन है? ये जो गढ़वाल जो है रेजिमेंट है एक तरीके से, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में एक गढ़वाल जो है रेजिमेंट था, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है उस गढ़वाल रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। और जब ये जो रेड शर्ट्स और ये जो एक तरीके से जो लाल कुर्ती आंदोलन जब वहां पे ज्यादा तूल पकड़ रहा था, तो वहां पे फायर करने का, ओपन फायर करने का, जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया गया था, जिसको इन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया कि ये ऑर्डर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जिससे कई बार इनका भी नाम पूछा गया है कि ये कौन थे, या एक तरीके से जो गढ़वाली रेजिमेंट की जो घटना है वो किससे संबंधित है? तो दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंधित है, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था ऑर्डर को कि ओपन फायर किया जाए ऑन द सिविल सत्याग्रही, जो कि ये रेड शर्ट लाल कुर्ती के आंदोलनकारी एक तरीके से थे वहां पे पेशावर में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अब ये जो है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था, ये काफी तूल पकड़ रहा था, जिससे खौफ खाते हुए मई 5, 1930 को शोलापुर में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। एक तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पे कई तरीके से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मैं कब अरेस्ट किया? तो मई 5, 1913 किसको अरेस्ट किया? गांधी जी को। कहां अरेस्ट किया? शोलापुर को, है ना। और कहां पे रखा? तो जरवदा जेल, है ना, जरवदा जेल में इनको शिफ्ट कर दिया गया शोलापुर से जो है पकड़ के गांधी जी को मई 5, 1930 को। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया गया, इनके एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया बाय द ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, या जो इरविन थे उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बैन कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूरी जो कमिटी थी और इस तरीके से इनके सारे जो है जो कार्य क्षेत्र थे या कार्य करने की जो प्रणाली थी उसको बैन कर दिया। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं तो गांधी इरविन पैक्ट। ये गांधी इरविन पैक्ट क्या है, एक तरीके से समझौता हो गया था गांधी जी और इरविन जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन दोनों में एक समझौता हुआ और किस तरीके से ये जो सॉल्ट सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था इन द ईयर 1930 उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साइंड ऑन मार्च 5, 1931, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में सेट करने के लिए आया है और इंडिविजुअल पेज पे भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ है। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 5, 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। ये इसके पीछे का क्या हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है कि अब ये जो इरविन थे उन्होंने पहले तो इस बात को जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि जो है गांधी जी ने जो वार्निंग दी थी कि आप जो है हमारे ये 11 डिमांड्स को फुलफिल कीजिए वरना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू कर देंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके से जो खत लिखा था और बोला था। तो उस समय लॉर्ड इरविन जो उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय उतनी इंपॉर्टेंस इस बात को नहीं दी थी। तो बट अब जब इन्होंने इस तरीके से वाइड स्प्रेड मूवमेंट देखने लगे कि जो है ये हर कोनों में फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, क्योंकि एक था ही ऐसा कि मतलब एक इतनी कॉमन सी चीज आपने उठा ली थी सॉल्ट, ये सॉल्ट, तो जिसके वजह से ये जो सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट था एक तरीके से हर कोने कोने हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल रहा था, जिससे घबराकर एक ये समझौता करने के लिए तैयार होते हैं कौन, ये इरविन। तो उसी इरविन के समझौते को तो हम लोग गांधी इरविन पैक्ट करके पढ़ते हैं जो कि मार्च 5, 1931 को साइन हुआ था। इसमें हम लोगों ने ये देखने को मिलता है कि मई 5, 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया था शोलापुर में और यरवदा जेल में ले जाके बंद कर दिया गया था। उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि जनवरी 26, 1931 को उनको जेल से रिहा किया गया, इसको गांधी जी को रिहा किया गया और कुछ शर्तें रखी गई कि जो है गांधी इरविन पैक्ट के साइन, मतलब जैसे कि जनवरी में इनको रिहा किया गया और फरवरी में काफी मीटिंग्स हुई, काफी बातें हुई बिटवीन गांधी और इरविन, और उसमें जो है ये कुछ डिस्कशंस और कुछ कंक्लूजन्स निकल के आए जिसको प्रपोज किया गया अंडर दी गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें था सबसे पहला पॉइंट था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सीडीएम। सीडीएम मैंने ऐसा एब्रिविएशन यूज कर लिया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू करने की पहली शर्त रखी गई कि इसको आप बंद कीजिए। दूसरी क्या शर्त थी कि लिफ्ट द बैन ऑन आईएनसी। गांधी जी का ये कहना था कि ये जो आपने बैन लगा रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, जो हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है कि तो इसको आप हटाइए, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको आप इस पे से बैन ये जो आपने लगा रखा है इसको हटाइए। आगे हम लोग आगे देखते हैं तो पार्टिसिपेशन ऑफ आईएनसी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक ये शर्त रखी जो है इरविन ने कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों, 1931 में हमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है जिसमें पार्टिसिपेट किया आईएनसी एंड इवन गांधी जी ने, है ना। या एक तरीके से ऐसे भी इसको समझ लें कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जिसमें जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये एक ऐसा जो है कॉन्फ्रेंस था, केवल इसी में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, है ना। इस चीज को बहुत ही क्लियरली याद रखिएगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज द ओनली कॉन्फ्रेंस विच वाज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी, है ना, ये चीज श्योर रखिएगा। तो ये जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों अटेंड किया, फर्स्ट क्यों नहीं किया, आईएनसी सेकेंड में क्यों गई, फर्स्ट में क्यों नहीं गई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 1930 में एक तरीके से आईएनसी को बैन कर दिया गया था, है ना। तो जिसकी वजह से ये जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या और शर्तें रखी गई, विड्रॉल ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशंस एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग वायलेंस। ये कहना था गांधी जी का कि जो है एक ये शर्त भी मानी जाए कि जो केसेस चल रहे हैं आंदोलनकारियों पे, रिवॉल्यूशनरीज पे, ये इन केसेस को हटाया जाए, उन केसेस को छोड़ दिया जाए जिनमें कुछ वायलेंस कमिट हो गया है। क्योंकि भैया ये सब हम लोग को मालूम है कि गांधी जी अहिंसावादी थे एक तरीके से, तो जो है वायलेंट बिहेवियर से जिस तरीके से रिवॉल्यूशनरीज जो पकड़े गए थे उनको छोड़ के इन्होंने सारे जो प्रोसिक्यूशंस थे या केसेस थे लोगों के ऊपर जो आंदोलनकारी थे उनको जो है छोड़ने की मांग रखी और उनको जो है एक तरीके से छोड़ दिया या उनसे किनारा कर लिया जो है हिंसा, एक तरीके से हिंसात्मक जो है रवैये में और एक तरीके से उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स अरेस्टेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये वही सीडीएम है। इसमें भी एक तरीके से एक और शर्त रखी गई कि करीब 60,000 लोगों को अलॉन्ग विद गांधी जी पकड़ लिया गया था या अरेस्ट कर लिया गया था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को में
तो उसमें भी गांधी जी ने ये शर्त रखी कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपने जो लोगों को पकड़ लिया है, जो जेलों में डाल दिया उठा के, उनको भी आप रिलीज करें, ठीक है। और सबसे बड़ा जो डिमांड फुलफिल हुई वो ये थी, जिसके वजह से एक तरीके से सॉल्ट ये सत्याग्रह हो ही रहा था, कि रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, एक तरीके से कि ये जो सॉल्ट पे एक तरीके से जो टैक्स लगा रखा था उसको हटाएं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो प्रपोज किए गए गांधी इरविन पैक्ट में, और उसके बाद से इस प्रपोजल के बाद मार्च 5, 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गई। इससे रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप सबको मालूम होगा, आयरिश महिला हुआ करती थी, आयरलैंड से आई थी। इन्होंने इस मीटिंग या गांधी इरविन पैक्ट के साइन होने के बाद गांधी और इरविन दोनों को दो महात्माओं की उपाधि दे दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दे दी थी, या दो टाइटल दे दिया गया था, टू महात्मास का एनी बेसेंट ने दिया था। या एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है कि गांधी और इरविन को एनी बेसेंट ने कौन सी संज्ञा दी थी या कौन सा टाइटल दिया था, तो दैट वाज टू महात्मास। ये आप लोग याद रखिए। ये दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये कौन है? एलन कैंपबेल जॉनसन। और ये कंसोलेशन प्राइज क्या है, ये इसका ये गांधी इरविन पैक्ट से क्या लेना देना। ये एलन कैंपबेल जॉनसन ये बायोग्राफर थे किसके? इरविन के, है ना। जो लॉर्ड इरविन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके ये बायोग्राफर थे एलन कैंपबेल जॉनसन। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें एलन कैंपबेल जॉनसन ने ये जो कंडीशंस रखी थी गांधी जी ने इरविन के लिए कि आप ये चीजें मानिए तो मैं ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको समाप्त कर दूंगा। उसको कॉन्सलेशन प्राइज कहा है। ये कॉन्सलेशन प्राइज वो होता है ना कि जैसे कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग प्राइज जीत जाते हैं, फिर उसके बाद से भी थोड़ा सा दिल रखने के लिए प्राइज दे दिया जाता है, तो उसकी संज्ञा दे दी। ये जो कंडीशंस महात्मा गांधी ने फुलफिल कराई थ्रू दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको कॉन्सलेशन प्राइज बता दिया किसने? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ये एलन कैंपबेल जॉनसन कौन है? ये एलन कैंपबेल जॉनसन, ही वाज द बायोग्राफर ऑफ हु? इरविन। तो आई होप ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि खान अब्दुल गफ्फार खान इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, जो लाल कुर्ती आंदोलन को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर जो है हमारा गांधी जी से रिलेटेड, इनके मेन इवेंट्स और जो है जो किस तरीके से उन्होंने भाग लिया है अपने भारत देश को आजाद कराने में, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अभी इसके एक दो लेक्चर्स और आएंगे जिसमें और जो इवेंट्स रहे हैं थ्रू आउट द मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें गांधी जी ने लीड किया या उनका एक छोटा मोटा या बड़ा एक तरीके से जरा सा भी रोल रहा है, क्योंकि हम लोग गांधी नहरा पढ़ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।